बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माइक आउट ऑफ क्रेज एट VTV और मैं हूं आपका होस्ट शहरियार अली। बचपन से कहानी करवाई जाती रही कि इंडिया जब पानी छोड़ता है तो पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है। हालांकि यहाँ पर मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि हम फ्लड से अपने शहरों को बचा सकें। रिसेंटली KPK में फ़्लड आया, पंजाब में फ़्लड आया, हर साल आता है KPK के अंदर और बड़े पैमाने पर तबाही मचा कर जाता है। लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, सामान ज़ाया हो जाता है, गाड़ियाँ डूब जाती हैं। आखिर इस सिचुएशन से अपने आप को बचाया कैसे जाए? यानी या तो फ़्लड को रोका जाए या फिर फ़्लड के मुकाबले पर प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका नुकसान कम से कम हो। हमारे साथ आज की पॉडकास्ट में मौजूद है नुमान काशिफ, जो कि जियोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजी की फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। वो इस बात पर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे कि हाउ टू स्टॉप अ फ्लड या फिर फ्लड के मुकाबले पर अपने शहरों को बचाया कैसे जाए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल खुशामदीद आपका कि आप हमारी पॉडकास्ट पे आए और ज़रा हमें बताएं कि आजकल क्या पंजाब की सिचुएशन चल रही है। देखिए, पंजाब का जो इस बार का फ्लड है ना, वो बाकी जो हिस्टोरिकल फ्लड्स हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है। जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है ना, वो पंजाब में 5 दरिया हैं, जिसमें से 3 जो है ना वो इस वक्त हाई पे चल रहे हैं। यानी सतलुज हाई पे चल रहा है और रावी हाई पे चल रहा है, और जो चनाब है वो वेरी हाई पे चल रहा है। और साथ ही नाले जो हैं पंजाब के, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। यानी जो सियालकोट नारोवाल के नाले हैं, जो बड़े बड़े नाले हैं, एक डेग पलखू, जिनसे काफ़ी सारे बसंतर, जिनसे जो है ना लोग जो है ना बहुत इंटरेस्टेड होते हैं जिनकी सिचुएशन में, और जो असल में इम्पैक्ट डालते हैं। तो इस वक्त जाना हमारे पंजाब में नाले, जो मेन नाले हैं, एक डेग, सियालकोट वाली बसंतर, साइड पे। पलखू, सियालकोट, नारोवाल, वज़ीराबाद, ये सारे के सारे वो एक्टिव हैं और हाई पे चल रहे हैं। और जितना सिस्टम डिज़ाइन है मैक्सिमम उस पे चल रहे हैं। और 3 रिवर्स जो है ना पंजाब के इस वक्त हाई और एक्सेप्शनल हाई पे टच किया है इस साल। तो जो एक डर लगा हुआ था कि मतलब रावी का फ्लड था, उससे भी सिचुएशन कंट्रोल में है। देखें, अभी जो है ना, जो मानसून सीज़न होता है वो होता है 15 जून से लेके 15 अक्टूबर तक। चाहे फ्लड आए ना आए, मानसून सीज़न इज़ एक्टिव एक्चुअली। तो जब तक मानसून सीज़न एक्टिव होता है उस वक्त तक हम नहीं कह सकते कि ख़तरा टला है या नहीं। हम अभी यानी 15 जून से स्टार्ट करके आज जो है वो आई थिंक फर्स्ट सितंबर है, इसमें हमने कोई 10-11 स्पेल्स देखे हैं जो है ना मानसून के, जो कि बारिशों आए के। हैं। और वो उन स्पेल्स ने हमारे 3 सूबों को इफ़ेक्ट किया, और चौथे सूबे को अब इफ़ेक्ट करने जा रहा है, सिंध को, जो कि अगले कुछ दिनों में सिंध में जो होने वाला है वो उसका काफ़ी इफ़ेक्ट आएगा, जो कि यहाँ अच्छा, हुआ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस रीजन का जो सबसे बड़ा दरिया है, दरिया सिंध, इंडस रिवर, और उसके नाम पे हमारा सूबे का नाम भी है। और इवन कि अगर आप तारीख को देखते हैं तो इस रीजन को भी सिंधु इंडस कहा जाता था। तो ज़रा इस पर रोशनी डालें कि जो सिंध की तारीख है वो क्या है, क्योंकि बाकी दरिया भी इसके साथ लिंक्ड हैं। वो ज़रा उस पर बताएं। असल में जो इंसानी तारीख़ है वो जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैंने ज़िंदगी को पानी से पैदा फरमाया, वैसे ही इंसान भी जब से हैं इस दुनिया में, वो पानी के इर्द गिर्द ही रहना पसंद करते हैं, चाहते हैं, और वहीं सेटलमेंट्स होती हैं। और जो दरिया है ना, वो अल्लाह ताला ने इस तरह से मामला होता है कि ये पहाड़ों से निकलते हैं। और जो सिंध दरिया है वो जब निकलेगा तो लोग उसके इर्द गिर्द बसना चाहे उन्होंने तारीख़ी तौर पे फ्रॉम मैनी ईयर्स, सदियां गुजर गई हैं, वो जहाँ भी दरिया होता है उसके इर्द गिर्द वो ताकि किया, पानी की ज़रूरियात ताकि पूरी। अपनी सेटलमेंट्स पूरी कर सकें। वहीं पे ही उनकी ट्रेड्स होती हैं, जहाँ पे फिर वो बस जाते हैं, उसके इर्द गिर्द ही ट्रेडिंग मामला चल पड़ते हैं, वहीं पूरा एक पर ही शहर बस जाता है। शहर बस जाता है। फिर डिफेंस के मामलात आ जाते हैं, फिर तिजारत के मामलात वहीं आ जाते हैं।
और ऐसे ही जो है ना वो पानी के सोर्स की वजह से चीज़ें आबाद होती हैं। जैसे यानी अल्लाह जहाँ ताला पे जितना पानी उतनी ही आबादी हत्ता कि अल्लाह ताला ने अपने जो घर को आबाद किया वो भी एक पानी के पानी सोर्स के के जरिए बाद किया। किया। तो पानी के सोर्स के बाद जो है वो बहुत आबाद हो गया, मक्का शहर पूरा आबाद हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल के जरिए मुबारक पाँव से वो पानी का सोर्स जारी किया। जी। इंडस रिवर जो है वो है जो कैलाश माउंट है तिब्बत साइड पे जो कराक्रम में है, वहाँ पे वहाँ से निकलता है और वो उसको कहते हैं फादर ऑफ रिवर्स। जो कैलाश माउंट है उसको फादर ऑफ रिवर्स कहते हैं। तो फादर ऑफ रिवर्स का मतलब ये है कि कैलाश माउंट एक ऐसा मुबारक पहाड़ है जो कि सेक्रेट भी है हिंदुज़म में, कि वहाँ पे शिव रहते हैं और वो एक तरफ इंडस निकालता है और एक तरफ जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर उनका निकलता है, इंडिया वालों का, जो कि इंडस जैसा ही एक बड़ा रिवर है और वो बहुत सारी सिविलाइजेशन ब्रह्मपुत्र के इर्द गिर्द हैं। और वहाँ से फिर आगे बहुत सारे उनके टेरिटरीज़ हैं, जमुना है, गंगा है, ठीक है ना, ये सब तो उनके ओरिजिन्स और हैं। लेकिन कैलाश माउंट से ब्रह्मपुत्र और इंडस ओरिजिन होता है। इंडस फिर कराक्रम से होता हुआ ये हमारे तरबेला डैम तक समझ लें पहुंचता है और यहाँ से पहुंच के ये फिर नीचे को आता है चश्मा और फिर लैया और क्या कहते हैं तौसा पे, और फिर नीचे आता है पंजनद पे आके। जो मेन रिवर है वो इंडस ही है और इंडस के हर रिवर की ना टेरिटरीज होती हैं जो कि पानी को उसके अंदर आके फेंक रही होती हैं, क्योंकि वो उसके अंडर होती हैं और उसके कैचमेंट्स उस रिवर को जो है ना फुलफिल कर रहे होते हैं, वो उसके ताबे होते हैं। तो बाकी जो 4 रिवर्स हैं वो असल में टेरिटरीज हैं दरिया सिंध की, दरिया सिंध के ताबे हैं, समझ सिंध की औलाद कह लें कि सिंध से ही को निकली, आके हाँ। सर्व करती हैं। सिंध का ही पहाड़ों का पानी वापस सिंध में लाती हैं और सिंध समंदर में जाके फेंकता है। यानी ओवरऑल पाकिस्तान में सिंध ही है। दरिया, मेन दरिया एक ही है। मेन दरिया वो होता है जो समंदर तक पहुंचा दे जी। बाकी सब उसके ताबे होते हैं। तो रावी, सतलुज, चनाब और झेलम ये सब ताबे हैं। झेलम चनाब में गिरता है और चनाब फिर जो है पंजनद के ऊपर सिंध में गिरता है और उसको इंडस। और यहाँ पे रहने वालों को हिंदुस्तान भी इसलिए कहा जाता है कि ये इंडस है। हिंदुस्तान का मतलब सिंधु से हिंदू, और यहाँ पे रहने वाले, यहाँ से आपाशी हासिल करने वाले वो सब हिंदू, क्योंकि हिंदुस्तान से निकला कि ये इंडस के इर्द गिर्द रहने वाले हिंदू। इसका तारीख में बहुत जिक्र है, यानी कि यूनानी तहजीब में भी पढ़ें तो सिंधु का जिक्र वहाँ पर भी हमें मिलता है। बिल्कुल। तो मेन चीज़ ये है कि हर रिवर का यानी कि कैचमेंट होता है और उस कैचमेंट में कहीं भी बारिश हो जाए वो उस कैचमेंट से पानी को इकट्ठा करती है छोटी छोटी ड्रेन्स के तौर पे। अल्लाह ताला ने उनका निज़ाम बनाया और वो पानी ले आते हैं मेन ड्रेन में। मेन ड्रेन से फिर वो आ जाता है बारिशों का पानी दरियाओं में और दरियाओं से वो चलने लग जाता है मेन दरिया में, यानी इंडस में आता है और इंडस से फिर समंदर में चला जाता है। तो इस सारे उसकी टेरिटरीज़ के इर्द गिर्द जितने दरिया हैं उनके इर्द गिर्द ही मेन सिटीज़ आपको नज़र आएंगी। वहीं पे ही सालों से वो बन के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बन गए। उनके अपने इश्यूज़ अब आज के दौर में और हैं, पहले कुछ और होते थे, और पानी के इश्यूज़ भी और हैं एज़ पर टाइम। तो सिविलाइजेशन चलते 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 अब यहाँ पे आ गई है अपने आप को इवॉल्व करते हुए। और टोपोग्राफिक सिचुएशंस तो वही हैं बेसिकली। टोपोग्राफिक सिचुएशन जाहिर है कि सालों में नहीं बदल, सर्दियों से नहीं बदली होंगी। जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग कम होती है वहाँ पे टोपोग्राफिक सिचुएशंस नहीं बदलती, लेकिन मौसमी हालात बदल जाते हैं। तो टोपोग्राफिक सिचुएशंस नहीं बदलेगी, मौसमी हालात एक्सट्रीम पे चले जाएंगे, तो पानी के जो एक्टिव नाले, चैनल्स और जो दरिया हैं वो भी एक्टिवली चलेंगे। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट चलने लग गया कि डेड रिवर्स का, कि ये रिवर डेड हो गए क्योंकि जी इसमें 20 साल से पानी नहीं आया। ये पतरस बुखारी के मजमून में लिखा हुआ है कि लाहौर के किनारे पर एक दरिया बहता है जो कि रावी ज़ईफ़ के नाम से मशहूर है। तो दरिया कभी भी ज़ईफ़ नहीं होते, ना मरते हैं। दरिया हमेशा ज़िंदा रहता है, अपने आप को याद रखता है और सिर्फ वो सो जाता है और उसके सोने की उम्र हमारी नस्लों की उम्र से ज़्यादा हो सकती है।
कि कई नस्लों तक एक दरिया सोया हुआ है, कोई मसला नहीं। लेकिन जब यूं ही मौसमी हालात ऐसे आएंगे कि उसके टोपोग्राफिक रीजन्स में फिर से कैचमेंट्स के अंदर पानी उस तरह से आया, तो दरिया एक्टिव हो जाएगा, वो कभी मरता नहीं है। यानी कभी बूढ़ा नहीं, जिस लोग कहते हैं पुरानी खुराका खा दी है, तो दरिया का वही सीन है कि जब पानी आता है फिर वो सबको बताता है कि मैं हूँ। नहीं, वो होता है। आप कोई भी बहुत बड़ी ताकत लेकर जी। जाहिर है कि टेरेन चेंज नहीं कर सकते। अगर करना, यानी जो एक्चुअल टेरेन ऑफ द वर्ल्ड है, यानी जो जिसके ऊपर पानी बहता है, उसको चेंज करने के लिए बहुत सारी अकल और बहुत सारी और चाहिए, और उस पर आप इम्पैक्ट इंसान बहुत थोड़ा डाल सकेंगे अच्छा, आज भी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करूँ कि इंसान के लिए खुद दरिया बनाना पॉसिबल है? क्योंकि अफगानिस्तान में शायद वो कहते थे कि हम एक आर्टिफिशियल रिवर बनाने लगे हैं। देखें, वो कभी भी बाय डेफिनेशन, जो रिवर की डेफिनेशन है, चाहे साइज थोड़ा हो बड़ा हो, जो नेचुरल पानी बहता है कैचमेंट से, वन कैचमेंट से अनदर कैचमेंट के अंदर दाखिल होता है, फिर उस सब कैचमेंट से अपने मेन रिवर में आ जाए, चाहे उसका साइज 4-6 फीट हो, वो रिवर है। बाय डेफिनेशन वो रिवर है। दुनिया में हमारे यहाँ हमने इस इंडस के अंदर इतने बड़े बड़े रिवर्स देखे हैं, लेकिन इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत छोटे छोटे रिवर्स हैं, और वो बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हैं अपने उन छोटे छोटे रिवर्स को भी, और बड़ी एफिशिएंटली अपनी वाटर मैनेजमेंट करते हैं। हमारे रिवर्स को तो वो देख के बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये रिवर्स बड़े बड़े इतने, ये रिवर्स हैं। यानी इंडस जैसा रिवर, जिसको 12 से 15 किलोमीटर, जिसका सिर्फ एक पेड़ है, जी। यानी एक लॉन्गिट्यूड चौड़ाई उसकी जो है वो इतने किलोमीटर की है, तो वो कहते हैं ये आप इसको रिवर कहते हैं। हम तो रिवर उसको कहते हैं कि जंप लगा के जिसको, वो भी रिवर है अगर नेचुरल है। हाँ। उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। तो अगर इंसान बनाता है उसको, लेकिन अगर जब इंसान बनाता है तो उसको कैनाल कहते हैं। कैनाल कहेंगे उसको कैनाल कहते हैं। कैनाल इज मैन मेड रिवर एक्चुअली, कि वो कैनाल है, पानी को गुजार देगा। और वो हमने भी लिंक कैनाल्स बनाई हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाता है, एक्सकेवेशन से बनाई हैं, उनकी टोपोग्राफी चेंज करके बनाया। जितनी भी लिंक कैनाल्स हैं पंजाब में, वो सब की सब जो हैं वो एक्चुअली आर्टिफिशियल रिवर्स हैं। तो बाय डेफिनेशन तो यही है। यानी ह्यूमन मेड जो रिवर होगा उसको हम कनाल कहते हैं, और जो अल्लाह ताला की तरफ से वो दरिया ही वो दरिया ही है। बिल्कुल वैसे जैसे चांद है, वो एक्चुअली रियल सैटेलाइट है, वो ज़मीन के गिर्द घूमता है, और जो हम लेकिन वो रियल है, अल्लाह ताला ने बनाया है। जो हम बनाते हैं वो भी ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो ज़मीन के गिर्द घूमने वाले को सैटेलाइट कहते हैं, मून कहते हैं। लेकिन फ़र्क इतना, वो आर्टिफिशियल, वो भी मून है, वो भी मून है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, और वो जो है वो है। अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक क्वेश्चन KPK से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे बहुत वर्स्ट किस्म का फ्लड आया, और ये तकरीबन 2005 का ज़लज़ला, उसके बाद फिर 2010, 11, 12 से फिर हम देखते चले आ रहे हैं कि KPK में फ़्लड आता है और बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। लोगों के रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह, घर सभी गिर जाते हैं। और यहाँ जो पंजाब में मैंने फ़्लड देखा ना, उसकी निस्बत वो बहुत, यानी कि वो एक समझ लो डरावने किस्म का होता है कि पत्थर आ रहे हैं बीच में, दरख्त आ रहे हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब बेसिकली जो एक्चुअली हमारा कभी भी बारिश, मॉनसून, आउट ऑफ मॉनसून, कभी भी बारिश होगी, तो अगर वो होगी ना टेरेन के ऊपर, जहाँ पे स्लोप्स हों, जहाँ पे पहाड़ हों, जहाँ पे, तो उसका जो, ये हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ट्रेन्स को, ताकि जो इस फील्ड को नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा जो है वो ईजी हो जैसे जाए। मैंने शुरू में बताया कि जाहिर है कि जो कैचमेंट्स हैं हमारे, वो हैं जहाँ ग्लेशियर्स हैं, यानी कराक्रम और इस साइड पे। यहाँ ये असल में जैसे एक घर की टैंकी होती है, वैसे ही हमारे मुल्क के लिए काम करते हैं। वहाँ पे बारिश होती है और वहाँ से टैंकी से पानी हमारे दरियाओं में वापस आता है और हम उसको रिसीव करते हैं। वहाँ पे मेल्टिंग होती है, और वहाँ से मेल्टिंग होते होते वो ग्लेशियर्स बहुत कम हो जाते हैं, और वो जब कम होते हैं तो वो सारी पानी रिसीव होता है हमारे पास। अब वो पानी आने का वेरिएशन है बहुत ज़्यादा, वो आराम आराम से भी तो आ सकता है, लेकिन अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए और क्लाउड बर्स्ट हो जाए, जो कि अब नया कॉन्सेप्ट निकला है, अगर क्लाउड बर्स्ट हो जाए और वो हो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे माउंटेन्स हों, तो उसका जो मोमेंटम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को विद इन सेकेंड, एक तो फ्लैश फ्लड होता है वो, और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को वो लपेट देता है, तोड़ता नहीं है वो,
वो सारी की सारी अपनी सरफेस को ही लपेट देता है, वहाँ पे घर रोल ओवर हो जाते हैं। वजह उसकी ये होती है, मैंने वीडियोस देखी, बड़े बड़े पत्थर घरों के अंदर आ चुके हैं। घर बह जाते हैं। हालांकि वहाँ पे दरवाज़ा सिर्फ छोटा है लेकिन पत्थर बड़े हैं वहाँ देखें पे, वो, ऊपर से हाँ, आ रहे हैं। जो उसका सॉइल टाइप है, जो उसकी टोपोग्राफी के साथ उसकी जो सॉइल टाइप्स हैं, वो भी मैटर करती है। कि अगर वो सॉइल्स ऐसी हैं कि उस मोमेंटम को नहीं झेल पाती, तो बिल्कुल जैसे केक का स्लाइस कटता है, स्लाइस बाय स्लाइस बाय स्लाइस, जी। वो कटाव होगा और वहाँ पे घर होंगे, चाहे आबादियाँ होंगी, वो सारी बहेंगी, वो पूरा पहाड़ बहेगा। क्योंकि उसके ऊपर जो इतना ज़्यादा पानी आया है कि अब उसकी सॉइल जो है वो उसको कंटेन नहीं कर पा रही, तो वो अपने आप को डिस्प्लेस कर देगी। उसके ऊपर चट्टानें भी होंगी, घर भी होंगे, सब डिस्प्लेस हो जाएंगे और विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स ये तबाही हो जाया करेगी। और उसकी वजह ये है कि जहाँ पे भी क्लाउड बर्स्ट हुआ या रिवर्स हैं या जो भी हैं, उसके फ्लड प्लेन के अंदर वो घर बन गया, रेस्टोरेंट्स भी बन गए, होटल्स भी बन रेस्टोरेंट्स गए। भी बन गए। घरों में कभी भी दरिया नहीं जाते, दरियाओं में घर बन जाते। यानी मेन कुदरत के उसूल साथ ये, आप छेड़छाड़ करेंगे तो कुदरत भी फिर आपके हाँ, साथ वो करेगी। चाहे जाहिर है कि लोग घर बनाते हैं और बहुत सारा उनकी शायद पिछली जनरेशन को भी नहीं पता होता कि वो फ्लड प्लेन में घर बनाया। घर बेशक दादे ने बनाया हो, लेकिन फ्लड प्लेन में बना दिया, और वो रिवर जो है वो 2 नस्लों तक सोता रहा, लेकिन जगह तो उसकी है। वो जब भी एक्टिव होगा, जब भी, तो वो अपने उस घर, अपने उस जो एरिया है, जो अपना उसका रास्ता है, उसको क्लेम करेगा और उसको फिर उसके दरमियान जो जगह आप बनाएंगे उस पर ज़ोर लगाएगा। अगर आपने ऐसी चीज़ बना दी जो उस ज़ोर को पकड़ सके तो वो रहेगी, जो उस ज़ोर को नहीं पकड़ सकेगी वो बह जाएगी। जी। हम इरिगेशन यानी ये जो सारे इंजीनियरिंग वर्क्स करते हैं कि दरिया को रुख मोड़ने के लिए बड़े बड़े चट्टान पत्थर के स्पर्स बनाते हैं, बड़े बड़े चट्टानों के बंद बनाते हैं। वो बंद तभी तक ठहर सकता है जब तक उसका ज़ोर ज़्यादा हो रिवर के ज़ोर से। जब ही रिवर का ज़ोर थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ, तो वो गया। तो वो चाहे बंद चट्टानों का हो, लोहे का हो, चाहे कुछ हो, उसने चले जाना है। दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिक्स, दैट हुज फोर्स इज़ मोर। तो ये जो घर हम सोसाइटियाँ बना देते हैं, ये कभी भी पानी के जोर के आगे टेस्टिफाई नहीं हो सकती, वो नहीं ठहर सकती। तो चट्टानों के बंद जब रुख पे आता है, वो चट्टानों के बंद स्पर्स उनको उड़ा के रख देता है। तो ये तो कोई छोटे छोटे घर होते हैं सोसाइटीज़ के, 5 इवन के मरले, इसमें 10। मैं एडिशन करता चलूँ कि सईद मुज़म्मिल हमारे जर्नलिस्ट पाकिस्तान के, उन्होंने इसके ऊपर बात की थी। उन्होंने कहा था कि जितने भी हमें नज़र आते हैं होटल्स वगैरह गिरते हैं, और लोग बड़ा दुख कर रहे होते हैं कि बेचारों का नुकसान हो गया। वो कहते हैं कोई नुकसान नहीं होता, होटल्स वालों का स्पेशली। वो कहते हैं अगर करोड़ पे में उन्होंने बिल्डिंग खड़ी की और 4 से 5 करोड़ ही, मैं सिर्फ राउंड ऑफ करने के लिए डिजिट्स बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं फिगर्स जो कमाते हैं वो पूरे साल में कमाते हैं। साल के बाद फ्लड आता है, उनको पता है कि गिरेगा, ये होटल गिरेगा, दोबारा से उसी प्राइम लोकेशन पे जाके वो होटल खड़ा करते हैं। और इसके बारे में मुझे वहाँ के कुछ मुकामी लोगों ने भी बताया कि इसमें ये भी नहीं होता कि ये जगह आपकी है, फ्लड आया, सारी ज़मीन साफ़ होगी, उसके बाद फिर वो क्लेम करते हैं, इस पर बाकायदा लड़ाई होती है। इसके दौरान वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो कमिश्नर्स हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि जब एक रूल, बल्कि आप बताएं भी जो एक्ट है इसके बारे में कि आपने दरिया की हदूद में कभी भी घर नहीं बनाना, होटल नहीं बनाना। उसके लिए ना जैसे केपीके की आपने बात की, जी। केपीके में द फ्लड होता है, वो आता है टेरेन बेस्ड। क्लाउड बर्स्ट होते हैं या पानी अगर हल्का हल्का चलता रहे तो वो तो कंटैक्ट रहेगा। जो ही उस बहुत एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा हाई रेन्स हो जाएंगी और वो इतनी हो जाएंगी कि वो क्लाउड बर्स्ट लेवल पे आ जाए, तो फिर तो सारा जो फ्लड प्लेन में जो चीज़ें होंगी वो चली जाएंगी। फ्लड प्लेन डिमार्केट करने से पहले फ्लड प्लेन आइडेंटिफाई होना ज़रूरी है कि ये फ्लड प्लेन्स हैं हमारे। एक्ट भी तब बनेगा जब फ्लड प्लेन आइडेंटिफाई होंगे कि ये हमारा फ्लड प्लेन है। फ्लड प्लेन आइडेंटिफाई करने के लिए जो सेटेलाइट सर्विसेज चाहिए, वो हर सूबे के पास अभी भी नहीं है। पंजाब ने बना लिया, पंजाब ने अपने टाइप्स ऑफ फ्लड देखे, पंजाब के अंदर जो मामलात हैं वो सारे उन्होंने देख लिए,
और उसके मुताबिक उन्होंने 2014 के बाद से फ्लड प्लेन पर काम करना शुरू किया और 2016 में फ्लड प्लेन एक्ट आ गया। फ्लड प्लेन एक्ट के मुताबिक अब फ्लड प्लेन पहले आइडेंटिफाई हुआ ना, सारे रिवर्स का फ्लड प्लेन आइडेंटिफाई हुआ, उसके लेफ्ट, हर रिवर के लेफ्ट और हर रिवर के राइट पर उन्होंने हर कोऑर्डिनेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बेस के ऊपर हर मील के ऊपर बताया कि जी ये हमारा फ्लड प्लेन है, ये रिवर का रास्ता है और रिवर के रास्ते में जो बैठेगा वो उसकी अपनी जिम्मेदारी है और जो नई जगह बनेगी वो मॉनिटर्ड होगी। अगर कोई गवर्नमेंट चाहे कि कुछ चीज़ बनाना चाहे तो वो उसकी एनओसी देगा, एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि वो उसकी एनओसी देगा कि इस फ्लड प्लेन के अंदर ये चीज़ बनाई जाए या नहीं। बेसिकली जो पंजाब है, पंजाब के अंदर सिर्फ जो फ्लड्स की टाइप्स हैं वो तो 3-4 ही हैं। यानी फ्लड, कहीं भी फ्लड आएगा तो या तो आएगा रिवेरियन फ्लड, उसके कैचमेंट से आएगा, कैचमेंट में बारिश हुई और वो हिट करेगी उसको, पानी का लेवल अप होगा। जैसे हम ये समझते हैं कि हम सियालकोट में अगर रहते तो हमें सियालकोट की बारिश हिट करेगी, ऐसी बात नहीं है। सियालकोट का जो जगह है उसके कैचमेंट की बारिश उसको हिट करेगी और उसका कैचमेंट इंडियन साइड पे है। डेग नाला है, मैं छोटे नालों की बात करूंगा, ये बड़े इम्पैक्ट डालते हैं हमारी सारी जब भी इनमें पानी आता है। डेग नाले का हम यानी समझते हैं कि उस शहर की बारिश, पंजाब की बारिश शायद उसको इफेक्ट डालती हो, नहीं, जो उसका कैचमेंट है असल में उसकी बारिश उसको इम्पैक्ट डालती है। जहाँ पे आप रहते हैं, अगर आप अपने एरिया की फ्लड मैनेजमेंट करना चाहते हैं, आपके एरिया की बारिश एक्चुअली आपको इफेक्ट नहीं करती इतना जितना कि आपको इम्पैक्ट करेगी अपने कैचमेंट की बारिश। तो उस कैचमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये मेरा एरिया है। तो पहली तो ये है कि कैचमेंट की बारिश आपको इफ़ेक्ट करती है। दूसरा ये है कि आपको पंजाब में जो मेन रिवरियन फ्लड हो गया ना, जो कैचमेंट का हो गया, दूसरा मेन रिवर फ्लड के बाद है इनका फ्लड जो राइट साइड से आता है, ये टॉरेंट्स का फ्लड, यानी डीजी खां, राजनपुर, मियांवाली, खुशाब, इनके ऊपर टॉरेंट्स हैं। टॉरेंट्स मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उनका फ्लड पंजाब को इफ़ेक्ट करता है। और दूसरी साइड से सियालकोट, नारोवाल, इनके नाले, जैसे मैंने बताया, एक डेग, पलखूब, बसंतर, इनका इफ़ेक्ट करता है सियालकोट, नारोवाल, जफ़रवाल, इन भावलनगर, इन जगहों को। अच्छा। तो पंजाब जो है वो ऊपर से इफ़ेक्ट होता है मेन रिवर कैचमेंट से और रिवर में पानी आ जाता है। और वो जो साइड है दूसरी टॉरेंट्स वाली, वो होता है डीजी खां, राजनपुर के कोहे सुलेमान के जो टॉरेंट्स हैं उनके ज़रिए, और वो पानी आता है डीजी खान, राजनपुर को इम्पैक्ट करता है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ले आता है। और फ़ौरन ही वहाँ भी वही हाल होता है जो केपी केस में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ मोमेंटम है, वहाँ मोमेंटम है और वो नीचे आकर डीजी खां कैनाल को आके हिट करता है और वहाँ पे सारे लोगों को चंद घंटों में ही वहाँ तबाही हो जाती है। तो जितने भी नाले हैं, जितने भी टॉरेंट्स हैं, उन सब का मामला यही है कि जो जितना स्लोप पर बैठा होगा उतना वल्नरेबल है। और वही बात है कि हमारे टॉरेंट्स खुशाब का हो, मियांवाली के हों, और मेन जो बड़े हैं वो कोहे सुलेमान पूरा है। कोहे सुलेमान इस तरफ इम्पैक्ट करता है पंजाब को और उस तरफ इम्पैक्ट करता है बलूचिस्तान को। तो बेसिकली बलूचिस्तान की टाइप्स यही है कि टॉरेंशियल फ्लड आएगा, फ़ौरन आएगा। फिर इतनी बड़ा रेंज है बलूचिस्तान में, यानी बलूचिस्तान के अंदर जो फ्लड है वो कोहे सुलेमान की हाइट और फिर नीचे पूरा बिल्कुल सतह वहाँ झीलें हैं। तो वो इतनी ज़्यादा वेरिएशन के साथ फ़ौरन आता है पानी, और बहुत ज़्यादा पानी 2022 में बलूचिस्तान के पास इवेंट आया था और 2022 में हमारे पास भी आया। लेकिन टॉरेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश का बरसना सारा गेम चेंज कर देता है। थोड़ा सा क्लाउड या थोड़ा सा स्टॉर्म इस तरफ हुआ तो बलूचिस्तान इम्पैक्ट ले लेता है, और थोड़ा सा इम्पैक्ट या स्टॉर्म इस तरफ हुआ तो फिर पंजाब और डीजी खां और राजनपुर ये इम्पैक्ट ले लेते हैं। तो पूरी जो टेरेन है हमारी, अल्लाह ताला ने हमें बहुत फजल फरमाया कि सी लेवल भी हमारे पास है और कराक्रम की सेकंड टॉप चोटी भी हमारे पास है। तो पाकिस्तान यूं है, स्लोप की तरह, बिल्कुल स्लोप ही है।
तो इसी वजह से यहाँ पे इरिगेशन जो है वो ग्रेविटी बेस्ड है। और ये अल्लाह ताला का बहुत फजल है कि हमारे पास वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम ग्रेविटी बेस्ड चल रही है। सारी नहरें यानी ग्रेविटी ये बेस्ड ही एक चलती वो हैं। बात है जिस पे हम फख्र कर सकते हैं, मुताले पाकिस्तान में लिखी है और सच्ची है कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद है। ग्रेविटी बेस्ड है, ठीक है, ग्रेविटी वो बेस्ड। ग्रेविटी बेस्ड है। वहाँ पे नहरें ग्रेविटी की बेस पे चलती हैं और ख़ुद चलती हैं। और कहीं कहीं पे लिफ्ट इरिगेशन भी है, दैट्स फाइन, लेकिन मोस्टली, और वो उसकी वजह से कि हमारे पास टर्रेन जो है ऐसी है कि वो स्लोपी है। तो हमारे पंजाब में बेसिकली, मैं समरी रिपीट कर देता हूँ कि ऊपर से पानी आएगा तो आएगा मराला यानी चनाब में, फिरोजपुर यानी सतलुज में, जस्सर यानी रावी में, मंगला यानी झेलम में, तरबेला यानी सिंध में। और ये सब होंगे कैचमेंट का पानी जो कि ग्लेशियर्स का होता है। और वहाँ पे बारिश होगी तो इनमें आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जो टॉरेंट्स का पानी, जो कि कोहे सुलेमान का पानी, जो छोटे पहाड़ों का है, उनका जो पानी जब नीचे आएगा वो खुशाब, मियाँ वैली और राजनपुर इस तरफ से आएगा, काबुल की तरफ से भी आएगा, काबुल भी इम्पैक्ट करता है। और जो दूसरी तरफ है वो इंडियन साइड, वो वहाँ से नालों का पानी जो आता है वो है एक डेग सियालकोट को, वज़ीराबाद को, पलखू, सियालकोट, वज़ीराबाद, नारोवाल को, ज़फ़रवाल को, और जो है हमारा बसंतर, डेग, ये सब आके लाहौर में आकर गिरते हैं। डेग लाहौर में गिरता है और बसंतर फिर नीचे जाके गिरता है, बई है। तो ये सारे नाले वहाँ से आते हैं और इनका अपना अपना कैचमेंट हमने, यानी इंडिया साइड पे उनका कैचमेंट है। तो ये यहाँ पे मैं कहता हूँ कि फ्लड आता है, केपीके में आ रहा है, काफ़ी अरसे से आ रहा है, पंजाब में आता है। इससे बचने का क्या तरीका है? यानी कि कोई ऐसा तरीका कि फ्लड को रोका जा सके या फिर उससे बचाव की कोई प्लानिंग हो सके? देखें, आप जैसे हमने अभी फ्लड टाइप्स की बात कर रहे थे, आप रिवरेंट फ्लड की बात हमने कर ली, नालों टॉरेंट्स की बात हमने कर ली। तीसरा नालों की होगी, दूसरी टाइप ऑफ फ्लड के नालों से फ्लड आएगा। तीसरा हो गया टॉरेंट्स की तरफ, डीजी वहाँ से। चौथा जो फ्लड की टाइप है ना, वो है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन अभी जो उन्होंने की है वो ये है कि वो 100 mm से बारिश 1 घंटे के अंदर ज़्यादा हो जाए। 1 घंटे के अंदर 100 mm से बारिश ज़्यादा हुई तो वो क्लाउड बर्स्ट है। क्लाउड बर्स्ट कहीं पर भी बरस सकता है, यानी जहाँ पर भी समंदर की आती हुई जो गर्म हवा, यानी यहाँ से जो गर्म हवा चल रही होती है, उसको कहीं भी ठंडी हवा वैसे तो नेचुरली मिलनी चाहिए पहाड़ों पे। जो ही गर्म हवा को ठंडी हवा मिलेगी तो वो वेपर बन जाएगा। वेपर की टेंडेंसी हवा को पकड़ने की जब तक रहेगी वो क्लाउड रहेगा, और वो जब टेंडेंसी हवा की उस वेपर को पकड़ने की नहीं रहेगी और वेपर हैवी हो जाएगा हवा से, तो वो बरस जाएगा। और ये जितनी ज़्यादा कंडेंसेशन स्लो होगी उतनी नेचुरल, उतनी खूबसूरत, उतनी अच्छी होगी। इसमें मैं एक सवाल ऐड करूं कि ये कुदरती तौर पे होता है या इसके कोई हथियार वगैरह? नहीं, ये कुदरती तौर पे ही होता है। वैसे कुदरती तौर पे नेचुरली होता है। अच्छा। लेकिन कहीं पे ये हो जाता है कि ये चीज़ पहाड़ों से पहले उसको ठंडक मिल जाती है। जहाँ मिलेगी, वो तो रूल है, वो पहाड़ों पे जाके मिले तो पहाड़ों पे बारिश होगी, और पहाड़ों पे बारिश हुई तो हमारे जो रिवर्स हैं, मेन रिवर्स, उनमें आएगा पानी। अगर वो जिसके कैचमेंट में हुआ, नालों के कैचमेंट में हुआ, टॉरेंट्स के कैचमेंट में हुआ, जो एक ये काहा, विहोवा, ये सारे के सारे नाले हैं डीजी खान टॉरेंट्स के, इनमें अगर इनके कैचमेंट हुआ तो उनके कैचमेंट में। अगर क्लाउड बस्ट का मतलब ये है कि उसको वो हवा पहले मिल गई पहाड़ों से, ऊंचाई पे जाने से पहले मैदानी इलाकों में कहीं पे उसको मिल गई, और वो वहीं पे इतनी ज़्यादा उसको जल्दी से वो उसको ठंडक मिली कि हवा को वो वेपर पकड़ने की जल्दी से, यानी जल्दी में ही उसने छोड़ दिया, और वो सारा क्लाउड नीचे बरस गया क्योंकि सारा वेपराइज हो गया। अब वो वहाँ पे जो बारिश होगी वो पूरा क्लाउड नीचे आ जाएगा। जब नीचे क्लाउड आएगा, नाउ इट डिपेंड्स ऑन द टेरेन। अगर टेरेन है स्लोपी, उसका मोमेंटम ही आप 1000 से मल्टीप्लाई कर ले, वो आने वाली हर चीज़ को उड़ा के रख देगा। अगर मैदानी इलाका है तो क्या होगा
मैदानी इलाके के अंदर, जैसे इस बार हुआ है हाफजाबाद में, भावल नगर में क्लाउड बर्स्ट हुआ। क्लाउड बर्स्ट के बाद वो जो पानी था वो रेलवे आपका नेटवर्क चल रहा होता है जो कि ज़मीन से 20 फीट ऊपर जी। होता है नॉर्मली। आपके रोड्स होते हैं जो कि 15-16 फीट ऊपर होते हैं एनएसएल से, यानी नेचुरल सरफेस लेवल से ऊपर। इतने ऊंचे होते हैं। अब उनमें अगर क्लाउड बस्ट हो जाएगा तो वो रोड्स के दरमियान, रोड्स के अंदर एक कप बन जाएगा और वो सारा पानी उन रोड्स के लेवल और रेलवे लेवल तक ज़रूर पहुंचेगा। हत्ता कि उससे ऊपर होगा तो ओवर टॉप कर जाएगा और वो अगले कप में चला जाएगा जहां उसकी नेचुरल फ्लो लाइन उसको ले जाएगी। इसको प्लेट की तरह ही समझ लेंगे जिसमें वो सेक्शंस बने होते हैं। हाँ, तो पानी अगर हम करते एक जाएं। से अब उनकी हाइट्स डिफरेंट है और सबकी नेचुरल फ्लो लाइन रिवर की तरफ होगी ना, सारी स्लोप की शक्ल में। स्लोप की शक्ल में। और उस स्लोप को लेकर कौन जा रहा होगा रिवर की तरफ? ड्रेन्स। वहाँ का जो ड्रेनेज नेटवर्क होगा, वहाँ की जो नेचुरल ड्रेन्स होंगी या ह्यूमन मेड ड्रेन्स होंगी, वो उसको पानी को लेके जा रही होंगी। लेकिन आगे आ जाएगी रोड, आगे आ जाएगा रेलवे की लाइन या कोई भी कैनाल आ जाएगी, वो भी 15-20 फीट ऊपर होती है। वहाँ पे पॉन्डिंग शुरू हो जाएगी क्योंकि उसका रास्ता उधर ही है, रास्ते में कुछ आ गया है तो वहाँ पे वो पॉन्ड करना शुरू कर देगा। हत्ता कि अगर उसका लेवल उस रेलवे लाइन या कैनाल से ऊपर होगा तभी वो उसको ओवरटॉप करके दूसरी साइड पे अपने रास्ते पर जाएगी। और ड्रेन्स का रास्ता कहाँ होता है? रिवर्स की तरफ। स्मॉल ड्रेन का प्राइमरी ड्रेन्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये जो उनका रास्ता होता है वो मेन ड्रेन्स की तरफ होता है। स्मॉल ड्रेन्स का मेन ड्रेन का रास्ता रिवर्स की तरफ होता है। अब दरमियान में जो चीज़ें बनी हुई हैं वहाँ हो गया क्लाउड बस्ट, जैसे हाफजाबाद और रोबर्ट टेक सिंह और भावल नगर में हुआ। तो वहाँ की जो ड्रेन्स हैं, जो ह्यूमन मेड ड्रेन्स भी हैं, उनकी कोई कैपेसिटी होगी, यानी वो 1000 क्यूसिक्स की, 100 क्यूसिक्स की, 500 क्यूसिक्स की होंगी कि वो उतना पानी लेके सर्व कर सकें, वहाँ से निकाल सकें और वो मेन ड्रेन में डाल सकें, मेन ड्रेन फिर आगे ले जाए। लेकिन बारिश हो गई 5000, मैंने उनकी कैपेसिटी से 5 गुना ज़्यादा होगी, 10 गुना ज़्यादा। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्क करेंगी अपनी कैपेसिटी में, आगे पानी निकलेगा तो, वरना ड्रेन के ऊपर ठहरा रहेगा। फिर जो निचले पॉन्डिंग्स हो जाती हैं, जहाँ जहाँ पे पानी, जहाँ जहाँ पे सरफेस ऐसी है कि वहाँ पे नीचे गहराई है, तो वहाँ पे पानी ठहरा रहेगा और वो खुद इवेपरेट होता रहेगा। वो पॉन्ड्स बन जाते होते हैं जहाँ जहाँ पे ड्रेन से भी नीचे जो इलाके हैं। तो ड्रेन सर्व करेगी जितना पानी वो सर्व कर सकी क्लाउड बर्स्ट में। और क्लाउड बर्स्ट मैदानी इलाकों में ये करता है कि वो प्याले यानी कप्स बना देता है, इस कप में पानी खड़ा है, उस कप में, उस कप में, और फिर उसके बाद तोड़ना पड़ता है अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा पॉन्डिंग हो गई है। कादराबाद में उन्होंने शगाफ डाला बम के जरिए, वो है उसका वो है बैराज ऑपरेशंस, बैराज के मामला है। ये मैं बात कर रहा हूँ क्लाउड बर्स्ट का जो मैदानी इलाके में हो जाता है। अच्छा, क्लाउड बर्स्ट जो मैदानी इलाके में होगा वो जो उसका वहाँ का नेटवर्क है उसके दरमियान सारा पानी को इनंडेट कर देगा और फिर वो पानी आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता चल के वो जाएगा उस साइड पे जिस तरफ ड्रेन उसको नज़र आ रही होगी। जाहिर है वो पानी अपना वो रास्ता, ग्रेविटेशनल हाँ, देख रहा होता है, खुद तलाश करता है। हाँ, उसकी जो आंखें हैं ना वो ग्रेविटेशनल लाइंस हैं, जो हाई ग्रेविटेशनल लाइंस या नेचुरल फ्लो लाइंस उनको कहते हैं, या नेचुरल ड्रेनेज लाइन उनको कहते हैं, फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, फ्रॉम हायर टू लोअर। तो वो चलते हैं और वहाँ पे जाके वो पॉन्ड कर देते हैं जहाँ पे उनको मिलेगा, यानी कोई नेटवर्क, वहाँ से पॉन्डिंग करके फिर आगे जाएगा, फिर आगे हत्ता कि मेन ड्रेन पे पहुँचेगा और फिर रिवर में चला जाएगा। तो क्लाउड बर्स्ट जो चौथी टाइप है फ्लड की, हमारे पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ या कहीं भी, तो वहाँ पे एज पर टेरेन मोमेंटम आएगा। अगर मैदानी इलाका है तो ये प्रॉब्लम आ जाएंगे कि वहाँ का ड्रेनेज नेटवर्क चौक हो जाएगा, यानी उसकी इसलिए नहीं कि ड्रेनें ख़राब हैं, इसलिए कि उनकी कैपेसिटी से हाई, बहुत हाई, हाँ, वो पहले पानी अंदर मौजूद है, हाँ, बहुत हाई फ्लड हो गया। अगर यही क्लाउड बर्स्ट जो चौथी टाइप से फ्लड की वो आ गया पहाड़ों पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ पानी नीचे आएगा और वो साथ साथ सॉइल टाइप्स की डिपेंड करता है। सॉइल टाइप्स ठीक होंगी ठीक रहेगा और उसका मोमेंटम झेल लेंगी। जब मोमेंटम नहीं झेल सकेंगे तो वो भी स्लाइस की तरह उस पहाड़ को काट देगा और वो सारा जो नेट चीज़ें उसके ऊपर लगी हुई हैं वो रोल होती रहेगी।
अब सोल्यूशन क्या है कि इससे हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं? देखिए सोल्यूशन ये है कि जो 3 टाइप्स ऑफ फ्लड हैं, पहले तो उन पर सोल्यूशन निकाल लें। जो रिवर कैचमेंट्स का फ्लड है उसका सोल्यूशन, जो नालों का फ्लड है उनका सोल्यूशन, टॉरेंट्स का सोल्यूशन तो यही है कि जो उनके आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये फ्लड प्लेन्स हैं, एरिया उसका है। जो ये पाथ है उसको पाथ दे दें। ये ना देखें वो सोया हुआ है, वो नस्लों तक सोया रहता है रिवर। अच्छा, यहाँ पे बड़ी मज़े की बात है कि अक्सर हमें घरों के बाहर देखने को मिलता है कि हालांकि उस घर का मालिक बाहर बैठा हो, लेकिन वो कहते हैं कि ये जगह बराए फ़रोख्त नहीं है, यहाँ पे कोई शख्स भी इसकी ख़रीदारी ना करे, या फिर ये इलाका ममनू है आवाम के लिए, यहाँ पे दाखिला ममनू है। दरिया के लिए भी कोई ऐसी प्लानिंग होनी दरिया चाहिए के ना? लिए 2 ही रास्ते हैं। इट वुड बी फनी एक्चुअली दैट आप या तो उसका फ्लड पाथ, फ्लड प्लेन एक्चुअली जो आप आइडेंटिफाई कर लें, उधर बारिश ना होने दें, ऊपर जिप लगा दें। ऊपर जो है ना, वो ऊपर हमारा आप प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो जाए ऊपर। ऊपर जिप लगा दें कि आसमान से पानी इधर एरिया में ना आए, तो आप यकीन करें कभी भी फ्लड नहीं आएगा। फ्लड नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आप एक्चुअली जो फ्लड ना आने की आप पूछ रहे हैं ना सोल्यूशन, जी। वो यही है कि फ्लड प्लेन के अंदर बारिश ना हो। आप देखें डैम्स बना लेंगे। डैम्स क्या करेंगे? डैम्स आपके रिवरियन फ्लड के पानी को कुछ टाइम तक रोक सकेंगे। स्टोर करेंगे। अगर वहाँ पे बारिश होती रहे या उसके बाद बारिश होती रहे तो क्या होगा? तो उनको भी रिलीज तो करना उसका पड़ेगा। रन ऑफ हमारी अपने कैचमेंट की तरफ जरूर आएगा। वो फ्लड प्लेन ऑक्यूपाई करेगा। वो फ्लड प्लेन को कहेगा भाई जगह छोड़ो, मैं आ गया हूं। आप कहेंगे यार हम ताकतवर हैं, वो कहेगा आप देख लो आपने ये चीज बना ली, अब देखते हैं जब मैं आऊंगा तो हो सकता है मैं कमजोर पड़ जाऊं। आपके बंद, आपके स्ट्रक्चर, आपके स्पर्स, आपके ये चीजें रह जाएं, लेकिन अगर मैं ताकतवर हुआ तो मैं अपना जगह ले लूंगा। आप देख लें। दूसरा जो डैम्स हैं वो वक्ती एक चीज़ करते हैं कि वो आपके पानी को स्टोर करते हैं एट सम लेवल के, पीछे से बारिश हो सकता है ना हो तो चलो इसको काम कर ले, लेकिन हो सकता है अगर वहाँ पे क्लाउड बस्ट हो जाए आपको तो रिलीज फौरन करना पड़ेगा। और फिर उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा। क्योंकि बारिशें अगर हो रही होंगी तो ज़्यादा होगा। अगर बारिशें पहले ही हो रही हैं और पीछे से रिलीज़ हो गया, जैसे कि अभी चनाब में हुआ है, बारिशें भी हो रही थी और इंडिया की तरफ से चनाब में बारिश का पानी 2.5-3 लाख के करीब चनाब में छोड़ दिया। तो चनाब जो है वो फौरन ही 6 लाख से 10 लाख पे आ गया। हालांकि जो इतनी टाइम में यानी 12 आवर्स में इतनी ज़्यादा वेरिएशन, बारिश भी हो रही है, उधर से रिलीजेस भी करनी पड़ी डैम्स की, और फिर वो पानी 10 लाख की सूरत में हमारे मराला पे आके उसने दस्तक दी, और मराला खुद जितने पे डिज़ाइन था उतने पे ही चला, क्योंकि इर्द गिर्द से भी पानी आ गया। 11 हो गया, वो 11 लाख की उससे समझ लें हो गया, और चीज़ें डिज़ाइन है 11 लाख पर ही फॉर एग्जांपल। तो 11 लाख पर डिज़ाइन है, 11 लाख चल रहा है, फिर 9 लाख डिज़ाइन है, 11 लाख को आग फेस कर रहा है। तो मैक्सिमम लेवल पे वो चीज़ें चली गई। तो कहने का मकसद ये है कि फ्लड प्लेन को आइडेंटिफाई करना चाहिए। हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से पानी राउट करना है उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए कि यार वो उससे ज़्यादा फ्लड ठीक तरह से गुजार सकें। और फ्लड प्लेन के अंदर जो अभी सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जो पहले 2 लाख के ऊपर ह्यू एंड क्राई होती थी कि हम डूब गए, हम डूब गए, अब वो 1 लाख पे होने लग गई है। वजह क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़, बहुत सारे डेरे, बहुत सारे घर बन गए जो कि 2 लाख के ऊपर कहीं डूबते थे। उन्होंने फ्लड के रास्ता इस तरह का कर दिया है कि 100 घर पहले डूबते थे 2 लाख पे, अब 100-150 घर 1 लाख पे डूबते हैं। अब तो वो खुद कहना है आप बैल मुझे मार। तो फ्लड के दरमियान में आप अगर बैठ जाएंगे तो रिवर आते हुए ये नहीं सोचेगा कि ये क्या है वो क्या है। वो घर में, डेरे में, स्कूल में, किसी में वो नहीं करेगा, वो उड़ा के उसको ले जाएगा। तो बेसिकली ये है कि हमें फ्लड के अंदर यानी रिवर के अंदर फ्लड मॉनिटरिंग करनी चाहिए, फ्लड प्लेन को आइडेंटिफाई करना चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उस इलाके को बिल्कुल आइडेंटिफाई बिल्कुल करे। एक्ट तो बना लेना। देखें हर सूबे को चाहिए कि एक्ट बनाए, जैसे पंजाब ने बनाया वैसे
एक्ट बनाना चाहिए सारे उसको। चलें, इस बात पे तो पंजाब की गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, और बाकी बिल्कुल, और इन्होंने बनाया है इसको मॉनिटर। बाकी देखें, क्राइम्स हर जगह होते हैं, रूल्स बनने चाहिए, जी। तो रूल्स बना लेने चाहिए और उसको मॉनिटर करना चाहिए। और जो फ्लड प्लेन सिर्फ मेन रिवर्स का नहीं, नालों का भी, जहाँ जहाँ से फ्लड आता है, जैसे बलूचिस्तान को नालों पे बनाना पड़ेगा, जी। केपीके को भी अपने मेन रिवर्स और जो उसके रास्ते हैं उनको बनाना, आइडेंटिफाई करके फिर प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसी ही बात है फ्लड प्लेन के अंदर बना लेना, जैसे किसी जो है एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब घर बना लिए जाए। देखें, 1% इन वंस इन अ लाइफ टाइम, अगर वो 1% की प्रोबेबिलिटी सच हुई तो आपका तो सब कुछ ले जाएगी ना। दैट इज 1% प्रोबेबिलिटी, 1%, 1 भी ना कहें, मुझे पता कहता 0.1%, शायद ये हो जाए, और वो शायद यकीनन हो गया 0.1% तो अगर एक बार भी हो गया, आपका तो कुछ नहीं रहेगा। लेकिन ये तो फिर भी फ्लड प्लेन है ना, इसमें तो आप बाहर निकल जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, इसको भी। लेकिन जो इम्पैक्ट होते हैं वो घरों के अंदर, वो फिर बड़े बड़े साल तक रहते हैं, और वो वैसे नहीं रह पाते वो घर वापस, उनको कई टाइम लगता है वापस नेचुरली ठीक होने में, और उतने में एक और फ्लड आ जाता है। यानी अवाम वहाँ पे, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि स्पेशली केपीके के अंदर, कि वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होता है। हर जगह, केपीके हो, पंजाब हो, देखें हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो गवर्नमेंट है वो भी इस बात को इंडोर्स करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हैं क्लाइमेट चेंज के। क्लाइमेट चेंज का ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस रीजन में क्लाइमेट चेंज को झेलेंगे आगे भी आने वाले टाइम में, और उसको झेलने में फ्लड सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होंगे, क्योंकि आपको देखा है, आप टेम्परेचर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, हमारे सोइंग एंड हार्वेस्टिंग कैलेंडर्स चेंज हो गए हैं। अभी किसानों को नहीं पता कि हमारे एक्चुअल जो फोटोसिंथेसिस जी। के जो एक वेरिएशन होती है, जो कि सोइंग और हार्वेस्टिंग कैलेंडर्स होते थे, वो कई कई दिन डिले हो गए। हम उसी वक्त सोइंग करेंगे जैसे पहले करते थे तो हम इफ़ेक्ट होंगे। तो इसके लिए हमें पूरी स्टडी और हमारे इस चेंजिंग क्लाइमेट को समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट का जो पहला यानी कि फ़र्ज़ है, जो पहली जिम्मेदारी है, वो क्लाइमेट चेंज को देखना चाहिए। क्लाइमेट चेंज को क्योंकि आइडेंटिफाई करके, आपने पढ़ा भी हुआ और है कि हमारा मुल्क हाँ, ज़राई मुल्क है। ज़राई मुल्क अगर है, ज़राअत ही तबाह हो और जाएगी तो इसका इम्पैक्ट ज़राअत के साथ साथ हमारे इस सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी पड़ेगा, कि टेम्परेचर का इम्पैक्ट ज़राअत पे होगा, और जो इस उसके हिसाब से जो फ्लड्स और मौसमी तब्दीली की वजह से पानी के इश्यूज़ होंगे, या तो बहुत ज़्यादा होगा या ड्राउट की तरफ चले जाएंगे। तो उसके दरमियान हमें कुछ मैनेजमेंट अपनी सही करनी पड़ेगी। अभी हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे और इंटरनेट वगैरह पे, मेन स्ट्रीम चैनल्स पे, कि पंजाब की गवर्नमेंट ने फ्लड आने के बाद काफ़ी अच्छा काम किया, यानी कि वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया। इवन कि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं कि वो जानवरों को भी निकाल रहे हैं वहाँ से, जी, पेट्स ऐसे को भी होता है। कर रहे हैं रेस्क्यू। अच्छी बात है, लेकिन ये है कि इससे पहले ही अगर वो एक्शन लिया जाए, पहले ही अच्छी प्लानिंग की पहले भी जाए। लेते हैं। देखें, फ्लड जो है वो एक्चुअली सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मॉनिटर मुश्किल हो सकती हैं। लोग बना देते हैं डेरे, भाग जाते हैं, फिर वो खड़ा रहता है, उसका टेरेन तो चेंज हो गई ना, उसने डिस्टर्ब तो कर दिया। फिर ये गवर्नमेंट जाती है, उनको समझाती है, लेकिन लोग नहीं रुकते, लोग उसके अंदर फिर ना, क्राइम्स को रोकना जैसे होता है वैसे ही है। गवर्नमेंट जब फ्लड आता है तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और हम नहीं समझ सकते कि ये डिप्टी कमिश्नर्स, ये जो इंतज़ामिया हैं सारी, ये जो एक्सियंस हैं हर डिपार्टमेंट के, किस तरह से फ्लड फाइटिंग कर रहे होते हैं। उसमें भी हर्डल हमारे लोग प्रोड्यूस करते हैं कि टेक्निकली कुछ होना होता है। अब वो कहते हैं जी हम लुट गए, हम मारे गए, और टेक्निकली वो ये होता है कि वो फ्लड के अंदर बैठे होते हैं और हम फ्लड फाइटिंग कर रहे होते हैं। तो कोर फ्लड फाइटिंग आर्मी है हमारी, जो फ्लड फाइटिंग एजेंसीज़ हैं, पीडीएमए है, इरिगेशन है, हमारा लोकल गवर्नमेंट्स हैं, ये यकीन करें दिन रात लगे हुए होते हैं, और हत्तुल इम्कान जो है ना, इनकी नींदें उड़ी हुई होती हैं कि ये किसी तरह से फ्लड ठीक तरह से गुजर जाए। उससे पहले भी मॉनिटरिंग हो रही होती है। लेकिन वही बात है कि अवाम भी बाज आती है। आवाम बाज नहीं आती, और आप इन द 3 डायमेंशनल मॉनिटर कर लेंगे,
लेकिन फोर्थ डायमेंशनल आपको इम्पैक्ट करेगा। इवन कि मैं यहाँ पे एक वीडियो क्लिप भी ऐड करूँगा इसी के अंदर ही। वो एक लड़का, उसने वीडियो बनाई रावी के अंदर खड़े होके। उसने कहा कि ये रावी की बाउंड्री है और रावी की बाउंड्री के अंदर ही घर बने हुए हैं, यहाँ के मकामी लोगों ने घर बनाए हुए हैं और उनके घर डूबे हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं, वो अबेला मचा रहे हैं कि हमारे घर डूब गए और हम लुट गए। हाँ, मेन चीज़ ये है कि 3 डायमेंशन में हमारी गवर्नमेंट जो है ना 3 डायमेंशन में अच्छी तरह से मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग कर सकती है। तो फोर्थ डायमेंशन जब आएगा ना, डिसाइड वो करेगा, और वो है बारिश। अदरवाइज आपको जिप लगानी पड़ेगी एंड देन या यू फिर विल बी जिस तरह सेफ। टोनी स्टार्क कहता है फिल्म लेकिन के अंदर के ऊपर एक आर्मर बना लें हम जमीन के ऊपर से कुछ भी ना आए। कुछ भी ना है तो फिर आप हर जगह घर बनाएं, हर जगह सोसाइटियाँ बेचें। लेकिन मेन चीज़ ये है कि यू शुड रिस्पेक्ट द नेचर, यू शुड रिस्पेक्ट द रिवर, कुदरत के साथ देयर छेड़छाड़। पास करें। आज नहीं तो कल या अगले आपके बच्चे या उनके बच्चे ज़रूर भुगतेंगे, इम्पैक्ट जैसे दरख्त करेंगे। काटे हैं तो आज हमें भुगतना पड़ रहा है। करेंगे सब। हमारी जो भी एक्टिविटी होगी नेचर विल नोट एंड नेचर विल रेक्टिफाई इट। उसने हमसे पूछ के ये रिवर्स नहीं बनाए, इनके कैचमेंट्स नहीं बनाए, उसने जंगलात कहाँ रखने हमसे पूछ के नहीं बनाए। उसने बेहतर जहाँ समझा बनाए, और हम उसको ख़राब करेंगे तो वो खुद ब खुद बगैर हमसे पूछे ठीक करेगा। यानी वो हमारी ताबे नहीं है, हमें उसका हम ताबे होना उनके पड़ेगा। ताबेदार हैं, आप वो ताबे नहीं। जैसे हकीम लुकमान से किसने पूछा, और मैं इसको भी फ्लड को भी एक बीमारी कहूँ एक बड़े लेवल पे, उससे पूछा जाता है कि इंसान बीमार कब होता है। कहता जब इंसान नेचर से दूर होता है। और कहते फिर इंसान के सेहतमंद होने का राज क्या है। कहता नेचर के पास वापस जाए, नेचर के ताबे हो जाएगा तो इंसान परेशानियों से बच जाएगा। नेचर के आप करीब हों, नॉट ओनली फिजिकली बल्कि इमोशनली, इंटरनली, और आपके एक्शन से वो साबित हो कि आप नेचर लवर हैं, देन यू विल सी दैट ऑल दीज थिंग्स विल बिकम मच बेटर एट एवरी लेवल। लास्ट में मैं कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल के। सबसे पहले जो ये बात, जिसमें एक डायलॉग मशहूर हुआ था बिलावल का कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। अब उसके बाद जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, हमारी जो सीएम है, उनका एक डायलॉग मशहूर होता है कि जब बारिश ज़्यादा होती है, बारिशें ज़्यादा होने की वजह से टोरेंशियल रेन्स ज़्यादा होती हैं, तो सोशल मीडिया पे लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो क्या मतलब इस बात की क्या हकीकत है? मेरे ख्याल में जो देयर नो वन कैन बी मास्टर इन ऑल एक्चुअली। हम वो हैं लोग मैनेजमेंट में गुड, दे आर गुड इन मैनेजमेंट एंड दे आर नॉट गुड इन टेक्निकल्स। हम हैं गुड इन टेक्निकल्स बट नॉट इन गुड एज दे आर गुड मैनेजर्स। तो हम अगर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मे बी वी आर नॉट दैट गुड, लेकिन टेक्निकली हम बहुत अच्छी बात कर देंगे। दे आर वेरी गुड इन मैनेजमेंट, और वो टेक्निकल बात जब करते हैं तो वो स्लिप ऑफ टंग हम उनको ज़रूर दें कि ये मौका ज़रूर देंगे। दे आर नॉट गुड इन टेक्निकल्स, तो वो बात कुछ करना, इंटेंशन अच्छी है और वो गुड इन मैनेजमेंट रावी है। के अंदर गए भी हैं, कश्ती के अंदर उन्होंने पूरा नहीं, सर्वे किया जो है, भी सारा हो, कुछ। यानी हमारे जितने भी हायर अप्स हैं वो जो भी बात टेक्निकली करना चाहेंगे तो हमें ये समझना चाहिए कि दे आर वेरी गुड इन मैनेजमेंट, दे आर वेरी गुड इन अदर फील्ड्स, लेकिन टेक्निकल फील्ड में स्लिप ऑफ टंग हमें मौका देना चाहिए। जो फ़ौरन ही हम ट्रोल करने लग जाते हैं किसी को, ये गलत है। और मैं भी अगर मैनेजमेंट या किसी आउट ऑफ टर्न कोई बात करने लगूँगा जिसमें मैं गुड नहीं हूँ, और मैं मानता हूँ, मान लेना चाहिए, तो फिर मैं सही नहीं हूँ। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी इंटेंशन गलत है या क्या है, या मैं टेक्निकली ठीक नहीं हूँ, तो ये बात गलत है। तो टेक्निकल पर्सन से टेक्निकल जांचना चाहिए, मैनेजमेंट मामले में मैनेजरियल इश्यूज़ के हिसाब से देखना चाहिए। दे आर वेरी गुड इन इट, तो वो अपने मैनेजमेंट में बिल्कुल ठीक। 2 पॉइंट्स यहाँ पे मैं एक लास्ट में कहना चाहता हूँ कि पंजाब को एक ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि स्कूल कॉलेज लेवल पे हर लड़के को हर लड़की को स्विमिंग सिखाए, बचा सके ना अपने आप को, अगर पानी आ जाए तो। देखिए, सिखाने के तो बहुत सारी चीज़ें हैं। स्विमिंग सिखाने से पहले वो हमारे करिकुलम और बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, नो डाउट होनी चाहिए। हमारे एजुकेशन में चेंज आना चाहिए, चेंज इज़ ऑलवेज वेरी गुड। लेकिन इससे स्विमिंग से पहले बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं। सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए, पहले सिर्फ स्विमिंग से पहले तो फिर ये होगा ना कि वो कहते हैं ना जी, टाइगर भी पहले फिश था। हम फिर कुछ और ना बन जाएं अगर हम सब दरियाओं में रहने लग जाएं, तो स्विमिंग सीख के फिर हमें ज़्यादा उस तरफ जाने लग, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ना इंजॉय बहुत करती हैं इन चीज़ों को। जैसे अब रावी में आया पानी तो सब रावी पे पहुंच गए। मैंने वो देखा, एक बंदा
वहाँ पे सिट्टे बेच रहा है और एक बंदा स्ट्रिंग की बोतल लेके आ रहा है वहाँ पे कि मैं चलो देखूँ कि पानी यार दिखने में कैसा है। तो ये कि इन्होंने वो चीज़ें फेस नहीं की हुई, अल्लाह ना करे कभी फेस करना पड़े। लेकिन ये अगर चीज़ आ जाए, जैसे अब जंग की बात है, मई के अंदर जंग होती है, वो बहुत छोटे पैमाने पे होती है, लेकिन वही जंग अगर शहरों में दाखिल हो जाती, खुदा ना खास्ता, तो ये जितने लोग वहाँ पे इंजॉय करे थे वो सारा इंजॉय तो फिर बढ़ जाना था। क्योंकि ये इनको भी ना सेल्फ डिफेंस आता, ना स्विमिंग, यानी कि जो बेसिक एक ट्रेनिंग होती है अवाम की, हाँ, उसकी ये तरफ अपना नहीं है। ख्याल रखना, स्विमिंग करना सबको आना चाहिए। हाथ से तो किसी वक्त अपने सेल्फ डिफेंस, ज़रूरी नहीं कि हम किसी इंडिया से या किसी और मुल्क से लड़ने के लिए सीखें, अपने आप के लिए सीख सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के लिए सीख सकते हैं। ये चीज़ें सीखनी चाहिए। और एक यानी कि मैं सजेशन समझ ले, मेरी मासूमाना, क्योंकि मेरा इतना नॉलेज नहीं है जियोलॉजी के अंदर, लेकिन अगर एक एज अ स्टोरेज प्लेस एक नहर अक्रॉस द पंजाब बनाई जाए कि जब फ्लड का पानी है उसमें रिलीज़ कर दिया जाए, तो पानी का लेवल कम हो सकता है? नहीं। अगेन यू आर डूइंग इट इन द कैचमेंट्स, हम किसी के कैचमेंट में आप बना रहे हैं, तो उसमें पानी, वैसे लिंक कैनाल्स इसी काम के लिए बनाई गई थी कि एक दरिया में ज़्यादा पानी है तो दूसरे दरिया में पानी भेज दिया जाए। लेकिन अगर अभी 3 दरिया हाई पे चल रहे हैं तो वेयर टू गो, ये हर एक में नहीं हो सकता। तो अभी जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं ना, वो सब के सब इंजीनियर्स और हायर अप्स और हमारे जो अच्छे दिमाग हैं वो चला रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि हमें क्लाइमेट चेंज को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसका मोमेंटम देखना चाहिए विद टाइम, और हमें अपने फ्लड प्लेन्स को सेफ करना चाहिए। तो अब जो ये जिस तरह रावी का बेड है, जिस तरह बाकी दरिया, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अगर दरिया के हदूद के अंदर घर बनते हैं, चलें वो तो उसमें गए, लेकिन अब जिस तरह वो कहते हैं कि जिस तरह सियालकोट के 85 देहात जो हैं वो डूब गए, तो उन बेचारों का क्या कसूर है? मतलब उनके जो घर टूटते हैं या उस इलाके में पानी जाता है, फिर उनको वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। दे आर स्टिल सिटिंग इन द रिवर। अच्छा, मतलब वो 85 जो वो विलेजेस रिवर हैं में वो ही भी होंगे दरिया के ऐसे। हदूद में हैं। देखें, या तो क्लाउड बस्ट होगा, क्लाउड बस्ट 15-20 दिन का पानी ठहरा होता है, फिर वो रेन चली पड़ती है, चले जाते हैं पानी। क्लाउड बस्ट का पानी तो आपके एक्चुअल जो आप आउट ऑफ फ्लड प्लेन है वहाँ क्लाउड बस्ट हो गया है, तो आउट ऑफ फ्लड प्लेन क्लाउड बस्ट का पानी 15-20 दिन ठहरेगा और वहाँ से मूव कर जाएगा और वो जगह फिर से खुश्क हो जाएगी। आल तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी अरसे तक रहेगा, लेकिन वो जगह खाली कर देगा, आपके पास दोबारा नहीं आएगा। हो सकता है क्लाउड बस्ट दोबारा वहाँ सालों ना हो। लेकिन रिवर के फ्लड प्लेन, रिवर मीन्स द नेचुरल फ्लो लाइन विच इज इवन, चाहे 6 फीट का है वो रिवर ही है, उसका एक 8-10 फीट का फ्लड प्लेन है। ऐसा ही है ना, 6-7 फीट का रिवर है, उसका 10-15 फीट का फ्लड प्लेन ज़रूर होगा। जो 10 किलोमीटर का रिवर है उसका फ्लड प्लेन क्या होगा, देखें। तो उसी हिसाब से हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम जो है ना किसके आगे आ रहे हैं। लाइक जैसे एक रोड मैनेजमेंट होती है, फिर जो एयर ट्रैफिक होती है हवाई जहाज़ के लिए, उसी तरह हमें दरिया की ट्रैफिक को भी देखना होगा कि दरिया कहाँ की कहाँ पे। ट्रैफिक को देखना चाहिए, उसका पाथ उसको देना चाहिए। और दरिया, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 5 दरिया नहीं है, जो भी नेचुरल लाइन है ना वो दरिया ही है। चाहे वो नाला है एक डेग पलखू की तरह, या टोरेंट है, चाहे वो भी बारिश का पानी ले आते हैं, काहा है, विहोवा है, तो ये सारे के सारे रिवर्स हैं। तो पॉडकास्ट की मैं एंडिंग इस बात पे करूँगा, यानी कि एक चुटकुला ही समझ लें जो मैंने एक ऐड की लाइन बनाई है कि जिस तरह हमें अक्सर सोसाइटीज़ का ऐड देखने को मिलता है कि एयरपोर्ट से 5 मिनट की मुसाफत पे, तो मैं नाम नहीं लूँगा किसी सोसाइटी का, लेकिन जब भी आपने घर लेना है ना, तो ये नहीं देखना कि ये एयरपोर्ट से कितना दूर है, आपने ये देखना कि दरिया से कितना दूर है, ताकि फिर बाद में ये ना हो कि आपको भी फिर हाँ, डूबना पड़े। बिल्कुल। तो ये असल में कहीं भी जो उसकी अथॉरिटी है वो एनओसी जारी करती है ना, तो वो इसी बेस पे करती है। पहले आप देख लें, चेक कर लें कि एनओसी उसको मिला हुआ है, और बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी चाहिए प्लॉट बेचने की वो उस सोसाइटी को जिस जो तरह वो फ्लड लिखे थे प्लेन कि के अंदर है। 8 लाख में 3 मरला प्लॉट, 6 लाख में 3 मरला प्लॉट, और वो कहते फिर रावी जो है वो कहता है मैं ना सस्ते प्लॉट लूँ, फिर मैं भी आ जाता हूँ, मेरा भी हक बनता है। हाँ, मेन चीज़ ये मेरी है कि ज़मीन है। हाँ, मेन चीज़ ये है कि एक गरीब आदमी बहुत कोशिश करके एक प्लॉट या घर बनाता है, जी। वो वहाँ पे तो इजाज़त ही बेचने की नहीं होनी चाहिए जो फ्लड प्लेन के अंदर है। और उसका जो हम टेक्निकल और हायर अप्स हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे डाके डालने से लोगों को बचाएं, उनको लुटने से बचाएं। वो तो अंधे हैं, यानी लालच अंधा कर देती है कि जी इतना खाली जगह पड़ी हुई है। सस्ता घर मिल रहा है या सस्ता
प्लॉट मिल रहे हैं, लेकिन आप 1% चांस भी देख लें कि वो अगर हाई फ्लड में बह गया या हाई फ्लड में उसको खड़ा रहा, लेकिन वो कई सालों आपको बीमार भी करता रहे और वो रहने का मज़ा भी ना आए, और बाद में आप कहेंगे यार हम डर लगा रहेगा क्वालिटी लाइफ में कहीं 2 मरले का घर ले लेते, यहाँ 5 का ना लेते। तो बेसिकली लोगों को, जो कि कहते हैं ना अवाम का नाम, लोगों को बचाना चाहिए लुटने से, और उनके नुकसान से उनको बचाना चाहिए। और बिल्कुल एनओसी नहीं देनी चाहिए फ्लड प्लेन के अंदर किसी भी प्लॉट के बिकने की, या सोसाइटी किसी को और एनओसी ही फ्लड प्लेन आइडेंटिफाई हुए हैं। अब फ्यूचर में पंजाब में तो हुए हैं ना, बाकी सूबे कर लें, और फ्यूचर में उस फ्लड प्लेन के अंदर किसी सोसाइटी को प्लॉट बेचने की इजाज़त ही ना हो, तो लोग देखेंगे कि हमें किसी, जैसे यहाँ एलडीए है, किसी अथॉरिटी ने एनओसी दी है इसको, और उसकी बेस पे वो बच जाएंगे अक्सर। तो जब डिपार्टमेंट्स, इदारे ठीक काम करने लग जाएंगे तो अवाम पर जो इस तरह के अजाब हैं वो कम ही आएंगे। यानी वो कहते हैं रावी जो है ना पाकिस्तान में वाहिद शख्सियत कह लें अब, क्योंकि रावी भी अब एक शख्सियत के तौर पर मानी जा रही है। वो कहते हैं वाहिद शख्सियत है कि जिसने पाकिस्तान की तारीख में अपना कब्ज़ा अदालत में जाए बगैर छुड़वाया। ऐसे ही। तो थैंक यू सो मच हमारी पॉडकास्ट पे आने के बहुत लिए, शुक्रिया। और इंशाल्लाह विद इन कमिंग डेज जो है ना फ्यू डेज़ के बाद एक और टॉपिक इंटरेस्टिंग जी, जो कि अवाम बड़े शौक से देखेगी, वो भी तो हम मैं दोबारा इंशाल्लाह से आऊँगा डिस्कशन के लिए बैठेंगे। इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए हमारे साथ रहिए, स्टे ट्यून विद अस, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस हैं वो भी आपको टाइमली मिलती रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।